आज हम मिलने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो है प्रिवेंटिव ऑफिसर। हमारे स्टूडेंट हैं, हमसे पढ़ के उन्होंने इतना ज़्यादा बड़ा मुकाम हासिल किया है। आज आपको मोटिवेट करने आ रहे हैं और बहुत कुछ अपने जीवन का वो आपको बताएंगे, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ऐसे इंटरव्यू सेशंस बहुत कम ही होते हैं और मैं आपको बता रहा हूँ, यकीन मानिए, आपसे मैंने पहले पूछे थे बहुत सारे सवाल, सब इंक्लूड कर लिए एकदम निचोड़ के, ताकि आपको मालूम पड़े कि रियलिटी में ये लोग कैसे पढ़ते हैं, इनकी स्ट्रेटजी क्या रहती है, क्या टाइम टेबल ये लोग फॉलो करते हैं, ऐसी क्या खुराक खाते हैं कि इतने इतने नंबर लाते हैं। सब डिस्कस कर लेंगे, सब कुछ इनका क्या कहते हैं प्रिपरेशन का पोस्टमार्टम कर डालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। तो पहले तो आप अपना नाम बताइए और ये बताइए कि कहाँ से आप। जी, मेरा नाम भास्कर मुखर्जी है और मैं कोलकाता से हूँ। ठीक है भास्कर। तो भास्कर देखिए, सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ आपकी आपका स्कोर क्या रहा है अभी जो आपने एग्जाम दिया है। एक तो अपना स्कोर टीयर 1 का बताइएगा, टीयर 2 का, और ये बताइएगा कि कौन सी अटेम्प्ट रही है ये। हाँ जी, ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। इससे पहले मैंने 2017 में दिया था, उसमें भी मेंस के तक गया था मैं। 2018 में भी मैंने फाइनल सिलेक्शन तक गया था, लेकिन कुछ मार्क्स से रह गए थे। और 2019 में मेरे 654.5 मार्क्स है और मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, यूआर से हूँ जी। अच्छा, और इसके अंदर मतलब टीयर 1 में कितने थे आपके। जी, मेरे 180.6 मार्क्स थे, करीबन 181 थे मेरे मार्क्स। और टीयर 2 के अंदर भी थोड़ा सा बताएंगे। जी, टीयर 2 में मैथ्स में मेरे थोड़े से कम थे, 177.5 मार्क्स थे मेरे रॉ स्कोर। 15 नवंबर को था मेरा पेपर। मैंने 180 अटेम्प्ट किए थे, सिर्फ एक क्वेश्चन उसको मार्क करने में चूक हो गई थी। तो लेकिन इंग्लिश में मेरे 183 मार्क्स थे रॉ स्कोर, और फाइनल आफ्टर नॉर्मलाइजेशन दोनों को मिलाकर 422 मार्क्स तक थे मेरे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया है। आप कह रहे हो मैथ्स में कम थे, कम कुछ नहीं थे, बहुत अच्छे मार्क्स थे, क्योंकि उसका नॉर्मलाइजेशन भी होना था, तो उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत बढ़िया मार्क्स हैं वो। अच्छा ये बताइए कि सबसे पहले कि आपने क्या ऑफलाइन प्रिपरेशन की है, ऑनलाइन की है, मतलब किस तरह से, क्या किससे आपने पढ़ाई की है। मेरे को तो मालूम ही है, बट स्टूडेंट्स को ज़रूर बताइए। सर, दोनों तरफ से मैंने किया है हुआ है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स थे मेरे पास, जो बुक्स वगैरह थे, उससे मैंने प्रीवियस ईयर का ही सिर्फ मॉक्स लगाए थे। टीयर 1 में मैंने और कोई मॉक्स नहीं लगाया था। और टीयर 2 में सर, जब पूरा का पूरा देश, पूरा विश्व जब कोविड के अंदर में था, लॉकडाउन वगैरह सब चल रहे थे, तब यू आर द वन जो मुझे बहुत हेल्प किए हैं, क्योंकि मैंने आपके सारे के सारे वीडियोस मैंने देखे हुए हैं तब। तो सर, आई वाज सो मच हेल्पफुल बाय योर वीडियोस। तो उस तरफ से आप कह सकते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई भी मैंने की है, क्योंकि आपके बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे हैं, कंप्लीटली देखे हैं, मेरे पास नोट्स भी है। तो आई वाज वेरी मच हेल्पफुल। जी सर। चलो बहुत ही बढ़िया है, मतलब अल्टीमेटली हमारे चैनल से आपको हेल्प ज़रूर हुई है ना। बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प सर, बहुत ज़्यादा हेल्प। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आई एम सो मच हेल्पफुल बाय योर वीडियोस, स्पेशली आपके जो अलजेब्रा और जो आपके जियोमेट्री का जो सेक्शन है, अगर कोई देख के चला जाए तो शायद ही उसको कोई मैथ्स खत्म हो जो वो नहीं कर सकता। पूरा का पूरा कंप्लीट करके आएगा पेपर वो बंदा, या फिर जो कर सकती है वो। तो हम भी अपनी तरफ से एक्चुअली कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम, अब हमने लगभग 300 घंटे का कंटेंट ऑलरेडी दे ही दिया है, तो उसके बाहर वैसे भी कुछ आने के चांसेस नहीं रहते। सर, आप फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरा का पूरा पढ़ाए थे। जो हमारे तरह स्टूडेंट्स है, जो इतना सारे चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, उसके लिए तो आप मसीहा हो, क्या कहे। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। वेलकम भास्कर, बस हमारी भी वही कोशिश है एक्चुअली। चलिए, अब मैं नहीं तो ऐसा लगेगा अपनी तारीफ करवा रहा हूँ, मेरे को पसंद नहीं है अपनी तारीफ, बट ठीक है, स्टूडेंट्स कर देते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और ये सभी सवाल आप ही लोगों के हैं। अच्छा ये बताइए कि जीएस के अंदर बच्चों को बहुत परेशानी होती है, तो आपने अपने टाइम में जीएस की क्या स्ट्रैटेजी बनाई, कहाँ से आपने जीएस को पढ़ा, क्या आपको भी बाकी स्टूडेंट्स की तरह जीएस के अंदर दिक्कत होती थी। सर, दिक्कत तो आता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ वास्ट सिलेबस है तो वो जीएस सेक्शन का ही है, मुझे ये लगता है। क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स के जीके आपको याद करने पड़ते हैं, उसके साथ करंट अफेयर्स है। तो मुझे लगता है कि किसी भी, अगर कोई बिगिनर हो या भी कोई भी हो, तो लूसेंट का बुक उसे पढ़ना चाहिए। अगर लूसेंट वो अच्छी तरह से वो पढ़ पाए, तो उसके बाद मनोहर पांडे के जो बुक है वो पढ़े।
तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अच्छा, एक्चुअली मैं आप लोग को बता दूं, लगभग लूसेंट और मनोहर पांडे में सेम सी चीज़ें हैं, बट कुछ कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो आप देख लेना कि मनोहर पांडे में बहुत सारी चीज़ें सर वहाँ पर जीके में हैं जो बहुत ही डेप्थ में है, और लूसेंट में अगर कोई लूसेंट पढ़ के चला जाए तो उसका जीएस सेक्शन स्टैटिक पोर्शन उसका बहुत ही अच्छी तरह से हो जाता है सर। ठीक है। अच्छा, ये बताइए बच्चों को कि जैसे अलग अलग सेक्शंस हैं, अलग अलग सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इनमें आपने जीके का तो चलो आपने बता दिया, आप बाकी के सेक्शन में बताइए कि कौन कौन सी बुक्स आपने मतलब प्रेफर की थी उस टाइम पे। सर रीजनिंग के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही काफ़ी हैं, क्योंकि 50 सेट्स है प्रीवियस ईयर के, उसमें 25 क्वेश्चंस अगर मल्टीप्लाई करें तो 1250 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको रीजनिंग में मिल जाते हैं। तो रीजनिंग ऐसा सेक्शन है जहाँ पर आप सबसे ज़्यादा स्कोर्स कर सकते हो, क्योंकि आपके सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस भी वहाँ से हो जाता है। तो मुझे ये लगता है कि रीजनिंग के लिए और कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। मैथ्स के लिए तो मैंने कह ही दिया कि आपका वीडियो है। सबसे ज़्यादा कहूँगा जो न्यू कमर्स है, क्योंकि मैं आपके जब आप इस चैनल को शुरू किए थे मैं तब से हूँ इस चैनल में। मैं कभी भी किसी कंटेंट क्रिएटर में फिर उसमें नहीं था, मैं सिर्फ आपका एक फॉलोअर था। लेकिन फिर उसके बाद इंग्लिश में मेरे एक होम ट्यूटर थे जिससे मैं पढ़ता था, मिस्टर राजू गुहो, तो उससे मैंने बहुत सारी कुछ चीज़ें सीखी है। मैं ये भी बोलूँगा आप लोगों को कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के अलावा आप अपना पढ़ाई आगे नहीं ले जा सकते कभी भी, क्योंकि वो आपके कहते हैं ना स्पाइन है आपके स्टडीज के, वो आपका स्पाइनल कॉर्ड है। जब आप पढ़ाई करोगे उसको बेस रख के आपको बाकी का पढ़ाई करना होगा। अच्छा, एक बारी मैं पोस्ट आपकी पूछना भूल गया, मेरे को तो मालूम है बट स्टूडेंट को ज़रूर बताइए कि आपको पोस्ट कौन सी मिली है। सर मुझे प्रिवेंटिव ऑफिसर इस बार मिला है, तो बहुत ही खुश हूँ कि वो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस भी था, तो मिला है तो क्या ही कहे, सोने पे सुहागा कह सकते हैं सर। बहुत खुश हूँ, परिवार वाले भी बहुत खुश है। जब आप मॉक टेस्ट देते थे तो सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ कि मॉक टेस्ट कौन से देते थे आप। सर टेक्स्ट बुक का मॉक सीरीज से ऊपर और कुछ है नहीं सर। हम भी यही बोलते हैं हमेशा, कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि नहीं कोई और भी होंगे, बट मेरे को लगता है कि मेन तो इन्हीं के हैं। उसके अंदर बहुत सारे ऑलरेडी दे रखे हैं हमें टेक्स्ट बुक में, कि प्रीवियस ईयर के भी दे रखे हैं, अलग से मॉक टेस्ट भी हैं, सेक्शनल भी हैं। तो वहीं से मुझे लगता है अगर हम कर लेना मॉक टेस्ट तो काफ़ी वहीं से क्लियर हो जाता है। सर सबसे बड़ी बात टेक्स्ट बुक का ये है कि वो हम जैसे पढ़ना चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के ओरिएंटेड क्वेश्चंस हो या फिर उससे थोड़ा सा अप लेवल का हम प्रैक्टिस करें, एक लेवल ऊपर का, तो टेक्स्ट बुक का पूरा जो सिलेबस है तो वो वैसा रहता है। तो बहुत ही रेलिवेंट कंटेंट्स है। सेक्शन वाइज भी वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं और नॉन सेक्शन वाइज भी वहाँ पर बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आप पढ़ सकते हो। तो गाइज जैसे कि आप देख रहे हैं कि हर टॉपर इस वक्त कौन से मॉक टेस्ट को यूज़ कर रहा है, टेक्स्ट बुक को, और मैं भी यहाँ पे जो आपको चीज़ बताता हूँ एकदम सही और ऑथेंटिक चीज़ ही बताता हूँ। कभी भी कोई चीज़ हम गलत नहीं बताते हैं, कि सिर्फ अपने कोई पर्सनल बेनिफिट के लिए हम आपको कभी कोई गलत राय आज तक नहीं दी है, ना ही आगे देंगे। और मैं आपको वही चीज़ यहाँ भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो चाहे आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सीएचएसएल की कर रहे हैं, चाहे आरआरबी एनटीपीसी की कर रहे हैं, चाहे एमटीएस की कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की कर रहे हैं, आप देखिए कि लगभग 1 करोड़ के आसपास स्टूडेंट्स यहाँ पे अपीयर हुए और इतने सारे 367 टोटल टेस्ट हैं। यहाँ पे आपको ऑनलाइन टेस्ट भी मिल जाएंगे, और ऑनलाइन कह रहा हूँ जैसे लाइव टेस्ट होते हैं ऑनलाइन, तो उसमें आप कंपेरिजन भी कर सकते हैं अपने रैंक का। और ऐसे ही आप देखिए कि यहाँ पे भी 381 टेस्ट हैं, लगभग 7 लाख के आसपास बच्चों ने इसमें अपीयर हुए हैं। तो ये इसके अंदर बहुत कुछ है ना। एनालिसिस तो इसके अंदर एक नंबर है, टेक्स्ट बुक से ऊपर तो एनालिसिस किसी की भी नहीं है। आपको एक एक चीज़ पता लग जाती है कि कहाँ कहाँ आप लैग कर रहे हैं। और दूसरा है कि बुक मार्क कर सकते हैं क्वेश्चंस को। तो बहुत सारे बेनिफिट हैं यहाँ पे। आप GV10 कोड को यूज़ करेंगे तो आपको 360 में 1 ईयर का पास मिल जाएगा ये, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे रहा हूँ, आप इसको अवेल करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में इतने सारे एग्जाम आ रहे हैं तो आपकी हेल्प हो जाएगी। अच्छा, ये बताइए कि जब आप मॉक टेस्ट देते थे तो मतलब आपने टीयर 1 के लिए कितने मॉक टेस्ट दिए और टीयर 2 के लिए कितने दिए लगभग अप्रोक्सीमेटली, ये ज़रूर बताओ आप। जी सर, मैंने टीयर 1 के लिए एक भी मॉक्स नहीं दिए थे, क्योंकि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन थे वही सफिशिएंट थे। 2017 के क्वेश्चन, 2018 के क्वेश्चंस इतने सारे थे, CHSL के थे, CPO के थे सर। इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद शायद ही थोड़ा वक्त बचता है कि मैं कुछ और टेस्ट सीरीज देने के लिए जाऊं।
क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस आपके पास होते हैं, सिर्फ उसको करने में नहीं सर, उसको एनालाइज भी करना पड़ता है। जितने अगर 1 घंटे का मुझे एग्जाम देना होता था प्रीवियस ईयर का, तो 2 घंटे का एनालाइज भी मुझे करना पड़ता था। तो सर उतना वक्त मिलता नहीं था कि किसी और मॉक टेस्ट में मैं जाऊं। लेकिन फिर भी अगर कोई स्टूडेंट करना चाहता है तो मैं टेक्स्ट बुक को ही रेफर करूंगा, क्योंकि 2020 का जो सीजन जब देने जा रहा था तब मैंने कुछ मॉक्स लगाए, तो मुझे अच्छे लगे टेक्स्ट बुक सीरीज के, टेक्स्ट बुक के जो मॉक टेस्ट्स हैं बहुत अच्छे हैं। शुरू में जैसे अभी आज की डेट में स्टूडेंट्स को क्या दिक्कत आती है ना कि उनके नंबर नहीं आते मॉक टेस्ट में, तो आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा ना कि जब आपने सबसे पहला जीवन का सबसे पहला मॉक टेस्ट एसएससी का दिया होगा, तो आपके भी उसमें शायद हो सकता है कि ज़्यादा नंबर ना आए हो। तो आप शेयर करना चाहेंगे कि कितने का आए थे उस टाइम पे लगभग? पहले मॉक टेस्ट जब दिए थे, सच कहूँ 120 तक आए थे सर। फिर आपको धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं। आपके मिस्टेक्स को आपको अपना शक्ति बनाना है और उसको आपको चेंज करना है। आपको अपने आप में वो विश्वास रखना है कि अगर कोई और कर सकता है या फिर कर सकती है तो आप भी कर सकते हो। तो उस चीज़ को अपने जहन में आप रखना चाहिए आपको, कि आप जो पढ़ते हो उसे उस पर कॉन्फिडेंस रखो, क्योंकि आपको पढ़ना पड़ेगा। जो मिस्टेक्स आपने किए हैं उसको सुधारना पड़ेगा, आपके जो स्ट्रेंथ्स है उसको भी आपको जानना पड़ेगा। अगर आप अपने बारे में पूरा का पूरा जो कॉन्फिडेंस है अपने बारे में, अगर आप सब कुछ जान चुके हो तो आपको एग्जाम में कोई रोक नहीं सकता। ठीक है। अच्छा, उसमें ये बताइए मेरे को कि जैसे आपके जो जो डाउट्स होते थे, मान लीजिए कि मैथ सेक्शन के डाउट हो गए, इंग्लिश के हो गए, जीएस के, मतलब क्या उनके अंदर आप डाउट डायरी बनाते थे कि हाँ मैं इनको नोट करके रख लेता हूँ? मतलब किस सेक्शन के लिए डाउट डायरी बनाते थे? मतलब पूरे मॉक टेस्ट के छांट लेते थे या कैसे होता था? सर अगर डाउट डायरी अगर अगर आप कहेंगे तो मैं मैथ्स के लिए ही रखता था। मैथ्स के लिए मेरे पास एक क्वेश्चन के जो एक टेक्स्ट बुक होते थे, जिसमें मैं पूरा का पूरा कॉपी करके रखता था। जो मुझे अच्छे क्वेश्चंस लगते थे उसको मैं बुक मार्क करके रखता था, मैं अपने कॉपी में लिख के लेता था। अगर जीके की पार्ट में कहे तो मैं कुछ सर जो छोटे छोटे चीट्स में लिखता था, लिख के उस जो चैप्टर में पढ़ने जाता हूँ उसका एक ओवरव्यू मैं खुद बनाता था। बनाकर उसी पेज के अंदर मैं रख देता था जब मैं रिवीजन करने जाता था। जैसे कि एग्जांपल लीजिए ब्लड वेसल्स या फिर ब्लड सर्कुलेशन का चैप्टर, तो किसे क्या कहते हैं, क्या है क्या नहीं है, सब कुछ मैं थोड़ा बहुत पॉइंट करके लिख लेता था। फिर जब वो हो जाता था मैं उसको पहले पढ़ता था, फिर जाके मैं उस चैप्टर में डिटेल से पढ़ता था। तो दैट रियली हेल्प मी अ लॉट ड्यूरिंग माय स्टडीज। और इंग्लिश में सर जो बुक्स लिखता था उस बुक में ही मैं कॉपी कर लेता था। जब पढ़ूँ तो उसके जो शुरू में जो क्वेश्चंस है या नहीं है, सब मीनिंग एंटोनिम सिनोनिम का जो क्वेश्चंस है उसके जो ऑप्शंस है सभी का मैं पढ़ता था। ये बताइए मेरे को कि आपकी लाइफ का कोई स्ट्रगल बताइए, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि हमारी हर बंदे की लाइफ में कोई ऐसा फेज ज़रूर आता है कि जब उसे लगता है कि नहीं अब सब कुछ खत्म हो गया है, एवरीथिंग इज कोलैप्स्ड। तो वहाँ से आपने रिकवर कैसे किया? क्या कोई ऐसा फेज कभी आया आपकी लाइफ में प्रिपरेशन करते हुए? सर ज़रूर ज़रूर सर, बैंकिंग में मैं पहले बैंकिंग शुरू किया था मैंने, तो 2015 16 14 मैंने दिया है वहाँ पर, लेकिन हुए नहीं। लेकिन तब रेल में मेरे असिस्टेंट स्टेशन मास्टर जो क्वेश्चन जो पोस्ट थे वहाँ पर मेरे 1.2 नंबर से रह गए थे मेरे। तो सर 2017 का ये बात है, तब लग रहा था कि 2018 में कि पढ़ो ही ना। लेकिन सर द बेस्ट मोटिवेशन मेरे लिए था मेरा फ्रस्ट्रेशन, मुझे इस सिचुएशन से मुझे निकलना है। तो मैं फिर से पढ़ने लगा, क्योंकि आप हार नहीं सकते, अगर आप पढ़ोगे आप हारोगे नहीं। तो मैं पढ़ने लगा और पढ़ने लगा, अपने ताकत को समझने लगा, अपने खामियों को समझने लगा। फिर जाके मैंने किया, और मेरे जो बेटर हाफ होने वाले हैं उन्होंने भी बहुत मुझे सपोर्ट किया है थ्रू आउट माई टाइम। जब मेरे पास कुछ नहीं था तब भी वो मेरे साथ थी। सो आई वुड लाइक टू डेडिकेट दिस टू हर ऑल्सो।
ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। अच्छा मेरे को ये बताइए, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए गाइस कि ये यही बोलना चाह रहे हैं कि आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, तभी आप अपलिफ्ट हो पाएंगे, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा मेरे को नेक्स्ट ये क्वेश्चन है मेरा कि आपको सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट आपका कौन सा रहा, मतलब कि कोई चारों में से ऐसा सेक्शन होगा ना जिसमें आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ा। जी सब सर, अच्छा लगे या बुरा, लेकिन मैथ्स में आपको सबसे ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ को समझना है, उसको लॉजिकली उसको एनालाइज करना है, उसको उसके लिए आपको टाइम देना है, तो मैथ्स में ही देना होगा सर। सर मुझे अगर अपनी बात बताऊं तो सर मुझे आपका वीडियो देखना होगा कि आपके करीबन 13 या 14 घंटे का अलजेब्रा का वीडियो था विथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मुझे पूरा का पूरा वो सेक्शन देखना था, उसको समझना था। और सबसे बड़ी बात सर आपके बारे में है कि यू हेल्प मी अ लॉट, कि आपने मुझे ये सिखाया है कि आपको एग्ज़ाम के अंदर आंसर करना कैसे है। सर पढ़ाते तो बहुत लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, लेकिन सर आपको ये कोई नहीं समझाता है कि आपको आंसर कैसे करना है ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। सर मैंने आपसे ये सीखा है रियली, क्योंकि सर बहुत सारे आइडेंटिटीज है। x+1x को ही आप ले लीजिए अलजेब्रा में, या फिर इन सेंटर ऑर्थो सेंटर, ये वाला जो वीडियोस है वो अगर किसी ने देख कर चला गया सर, उसको और कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। मुझे ये नहीं लगता कि कोई डाउट हो सकता है सर, कभी हो नहीं सकता सर। बहुत ही क्रिस्प वीडियो है आपके, पहले भी कहा है सर, आज अब तो लाइव कह रहा हूँ सबके सामने। चलो, थैंक यू सो मच उसके लिए। अच्छा मेरे को एक चीज़ और इसमें जाननी है कि आपने वोकेबलरी के सेक्शन को कैसे किया है, मतलब वोकेबलरी में बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, तो कैसे करते थे वोकेबलरी, कैसे आपने बिल्ड की इतनी सर मेरे जो टीचर हैं मिस्टर राजू गुहो, वो मुझे बहुत अच्छी तरह से वो पढ़ाए हैं। वो करते थे क्या सर, हर हफ्ते में 2 सिनोनिम के सेट, मैं आर एस अग्रवाल का बुक प्रेफर करता हूँ किसी भी स्टूडेंट के लिए। आर एस अग्रवाल का जो इंग्लिश बुक है, और एस पी बख्शी, इन 2 बुक्स को आपको पढ़ना पड़ेगा। तो उसमें से आपको सर 2 सिनोनिम एंटोनिम के सेट्स, दो दो 4 सेट्स हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के एक, इडियम फ्रेजेस का एक, और सर हर सेट में 50 क्वेश्चंस होते थे। तो करीबन 1000 से भी ज़्यादा वर्ड्स आपको एक हफ्ते में रिमाइंड हो जाता था। सर लगता है कि पहले पहले शुरू में ये लगता था कि बाप रे कितने सारे वर्ड्स है, लेकिन सर जब आप पढ़ने लगोगे आपको लगेगा कि एक हफ्ता बहुत ज़्यादा है इस इतना सा पढ़ाई करने के लिए। लगता नहीं है सर, इतना वक्त लगता नहीं है। सिर्फ आपको ये सोचना पड़ेगा कि 10 बुक मुझे नहीं करना है, एक ही बुक को अगर आप 10 बार पढ़ोगे तो कुछ आपको प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए सर। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि पैसेज और क्लोज टेस्ट आपने कहाँ से किया है फिर। वो मैंने आर एस अग्रवाल से ही किए थे सबसे ज़्यादा। फिर सर टेक्स्ट बुक के जो पासेस थे उसमें से बहुत सारी चीज़ मैंने पढ़ने लगे, वहाँ पर भी मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं सर। आपको रीडिंग कम्प्रीहेंशन सबसे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि या फिर जो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन में जितने सारे टीचर्स पढ़ाते हैं तो उनसे भी आप थोड़ा बहुत सीखिए। क्लोज टेस्ट के लिए आप यूट्यूब में रानी मैम का वीडियोस देख सकती हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाती है सर। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि आपका टाइम टेबल कैसा रहता था, मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ बेसिकली कि आप हर दिन पूरे चारों सब्जेक्ट पढ़ते थे, या फिर आपने डेज को डिवाइड किया था कि इस दिन मैं ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, इस दिन ये पढ़ूंगा, मतलब आपका वीकली शेड्यूल रहता था, डेली रहता था, कैसे रहता था मतलब। सर मेरा टाइम बहुत फ्लेक्सिबल रहता था, क्योंकि आप जब सेल्फ स्टडी कर रहे हो आपको अपने दिल की सुनने की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा। आपको क्या चाहिए, आपको आपका टारगेट क्या है, उस हिसाब से मैं पढ़ता था। किसी किसी दिन से 6 घंटे 8 घंटे भी हो जाते थे, किसी किसी दिन 2 घंटे। सर सबसे ज़्यादा जब फ्रस्ट्रेटेड रहता था तब मैं प्रीवियस ईयर के मॉक्स देता था। मैंने 1 से 100 लिख लिए, फिर मैंने एग्ज़ाम देने बैठा, फिर मैं हर एक सेक्शन को मैं सर एनालाइज करता था, फिर देता था। ऐसे करके ही सर निकल गए मेरे वक्त। तो मैं ये कहूँगा कि आप कभी पढ़ाई से दूर मत हो। ये ज़रूरी नहीं कि आपको बहुत सारा टाइम देना है पढ़ाई के लिए, लेकिन आपको बहुत सारा क्वांटिटी पढ़ना है सर।
बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि इन्होंने भी यही किया कि एक तरह से आप समझ लीजिए कि वीकली के हिसाब से ही रहा है पूरा शेड्यूल, क्योंकि डेली आप चारों सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते, तो वीक के हिसाब से आप डेज डिवाइड कर सकते हैं कि हम इस दिन ये चीज़ पढ़ सकते हैं। कहना चाहूँगा, खराब लगेगा लेकिन हम तो, वो कहते हैं ना, सो कॉल्ड हम जॉबलेस हैं, तो जॉबलेस का ही एक ही जॉब होता है, पढ़ाई करना। तो उससे ज़्यादा हमें और कुछ आना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। बहुत ही बढ़िया। अच्छा ये बताइए मेरे को कि आपने सेक्शंस जो अटेम्प्ट किए थे कि पहले कौन सा किया फिर कौन सा किया, ऐसे एक बार सीक्वेंस में बताना कि एग्जाम के अंदर आपकी क्या स्ट्रेटजी रही थी उसकी। हाँ सर उसे आप रीजेम कह सकते हैं, कि रीजनिंग, जीके, इंग्लिश और मैथ। सर इसमें एक स्ट्रेटजी, एक कैलकुलेशन मैं करके जाता था घर से। वो जब मैंने पढ़ाई शुरू की थी, जब मैं पढ़ने लगा, तभी मेरे में वो चीज़ ग्रो किया है। सर पहले आपको 17 मिनट्स के अंदर रीजनिंग का जो सेक्शन है उसको आपको कवर अप करना है। अगर आप अच्छी तरह से प्रीवियस ईयर का सारे चीज़ें करके जाओगे तो रीजनिंग में आपको 25 के 25 क्वेश्चन ही आ जाने चाहिए। फिर आता है सर जीके। जीके तो सर क्या कहे, अगर आता है तो है, हाँ नहीं तो ना। तो सर 5 मिनट के अंदर जीके हो जाता था। फिर बाकी रहा 8 मिनट। 8 मिनट में मैं इंग्लिश कर लेता था, क्योंकि इंग्लिश सर मैंने बहुत टाइम से पढ़ा हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम होता नहीं था, क्योंकि रीडिंग कम्प्रीहेंशन नहीं रहता था। आपको बहुत ज़्यादा वक्त देना नहीं पड़ता है इंग्लिश के लिए। सर लास्ट जो 30 मिनट्स रिमेनिंग रहते थे उसमें मैं मैथ्स करता था, क्योंकि एक स्ट्रेटजी सर कैलकुलेशन है कि आप जब मेंस देने जाओगे तो 120 मिनट्स में 100 क्वेश्चंस करना पड़ता है। प्रीलिम्स में उसको ही 1/4 कर दीजिए, तो 30 मिनट्स में 25 क्वेश्चन। ज़्यादा अंतर नहीं रहता है प्रीलिम्स के क्वेश्चंस और मेंस के क्वेश्चंस में, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहता है। अब जब हम देने जा रहे हैं तो मोर और लेस सेम ही रहता है। तो अगर 30 मिनट्स आप रख के जा रहे हैं तो शायद आप बहुत अच्छा आंसर कर पाओ मैथ्स में। ठीक है। अच्छा ये भी बताइए हमें कि जो जीके के अंदर जैसे क्या होता था कि कई बार हमें कैलकुलेटिव रिस्क लेने पड़ते हैं, ऐसी कई बार इंग्लिश में भी लेने पड़ते हैं, तो क्या मतलब जीके या इंग्लिश में कभी आपने लिए, और कितने लगभग पेपर के अंदर आपने कैलकुलेटिव रिस्क, या कहीं कि एक कुछ ब्लाइंड रिस्क भी लेने पड़ते हैं कि नहीं इसका ऑप्शन मार्क कर देते हैं? हार्डली लेता था सर, मैं करता ही नहीं था। मेरा पेपर मैं फॉल्टलेस जिसे कहते हैं सर, फ्लॉलेस मैं देता था। एक भी क्वेश्चन मैं गेस नहीं कर पाता था, मैं गेस करता भी नहीं था, क्योंकि अगर सर कहूँ तो 2019 के प्रीलिम्स में मैंने सिर्फ 78 क्वेश्चंस किए थे। मेरे 145 के अराउंड मार्क्स थे सर, रॉ स्कोर, तो वो बढ़ के 180 181 हो गए थे। सर मैंने रिस्क ज़्यादा नहीं लिए थे, फिर भी कुछ क्वेश्चन गलत हो गए इंग्लिश में और रीजनिंग में, लेकिन जीके में सर 12 क्वेश्चंस किए थे, 12 के 12 ही सही थे। सर मैं कैलकुलेटिव रिस्क भी नहीं लेता, कभी नहीं लेता। इनकी बेसिकली अलग स्ट्रैटेजी रही, क्योंकि ये कॉन्फिडेंट थे बहुत ज़्यादा कि हाँ ये सेक्शंस मेरे स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे मेरे नंबर आ जाएंगे, बट आपको अपने हिसाब से ये सारी की सारी स्ट्रैटेजीज को रीफॉर्म करना है। ठीक है, ये कंप्लीट आपकी गाइडेंस के लिए वीडियोस हैं, ऐसे डिट्टो आप अपने ऊपर अप्लाई हर चीज़ नहीं कर पाएंगे, बट इनसे गाइडेंस ज़रूर मिल जाएगी कि आपको भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा के देखने कि आपके लिए सुटेबल क्या बैठ रहा है। जो आपके लिए सुटेबल बैठे आप उस चीज़ को कीजिएगा। ठीक है भाई। अच्छा ये बताइए कि कभी पेपर देते हुए, जैसे सपोज कीजिए कि हम मेंस का पेपर दे रहे हैं, तो ऐसा यूजुअली होता है कि हमारे सामने एक के बाद डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, और या फिर कई बार ऐसा हो जाता है कि रॉन्ग क्वेश्चन आ गए और हम उसका दे दनादन आंसर निकालने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आंसर नहीं आ रहा है, तो उस केस में एकदम डिमोटिवेशन आ जाती है। एग्जाम के बीचों बीच, मतलब युद्ध के बीचों बीच आपके रथ का चक्का फंस गया, ये वो वाली सिचुएशन होगी। तो वहां पे क्या ऐसी सिचुएशन आई थी आपके साथ एग्जाम में? अगर आई थी तो क्या किया आपने? सर मेरे साथ ये 2019 के मेंस में ही हुआ है। मेरे पहले 5 से 8 क्वेश्चन सर हार्ड आए थे, तो मैं स्किप करके निकल गया कि मुझसे नहीं हो रहे हैं, स्किप स्किप स्किप। क्योंकि सर आपको ये सोचना है कि आप अगर 10 क्वेश्चन भी स्किप कर रहे हो तो आपके पास स्टिल 90% आंसर करने की आपके पूरा का पूरा चांसेस है सर। तो डिमोटिवेट एग्जाम के अंदर, एटलीस्ट एग्जाम के दिन कभी भी नहीं होना है सर। मैं ये इसी फॉलो किया है। मैं वन गो में सर करीबन 80 क्वेश्चंस मैंने किए हैं। फिर जब 20 से 22 मिनट बचे हुए थे, फिर उसमें मैंने बाकी 10 क्वेश्चंस किए हैं सर। और भी ज़्यादा हो सकते थे लेकिन मैं मिस कर गया, वही कुछ हार्ड क्वेश्चंस करने में वक्त निकल गए, वरना और भी ज़्यादा मार्क्स होते सर।
तो सर डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि आपको आपका टारगेट है कि आप जितना ज्यादा कर पाओ। 100 नहीं सर, 100 अगर हो गए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुए तो ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हार्ड देंगे। शायद यही बैड लक है कि पहले अगर हार्ड क्वेश्चंस आ गए 5 या 10 स्किप कीजिए, आप करिए। अगर आप करीबन 20 मिनट से पहले अगर 80 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट कर लिए तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपके जो कॉन्फिडेंस लेवल है कितना हाई रहेगा। आप बाकी के जो 20 क्वेश्चन है वो 20 मिनट में आप कंप्लीट कर दोगे, 20 या 25 मिनट अगर आपके रिमेनिंग हुए तो। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये यही बोलना चाह रहे हैं बेसिकली कि अगर 10 क्वेश्चन मान लो डिफिकल्ट भी आ गए तो आप ये सोच लो ना कि 90 क्वेश्चन का पेपर है, तो आप 90 को ठीक करने की कोशिश करो, ना कि उन 10 के चक्कर में अपना समय बर्बाद करो। हो सकता है उसमें से 2-4 क्वेश्चन गलत भी आ जाए, तो आपको स्किपिंग करनी है। अगर आप स्किपिंग नहीं करेंगे तो मुद्दे की बात सिर्फ इतनी ही है कि आप फंस जाएंगे और वो 10 क्वेश्चन आपके बाकी के 90 क्वेश्चन को खराब कर देंगे। आपको तुरंत छांटना है, यही एक पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी रहती है जो मॉक्स के थ्रू आपको सीखनी होती है। बच्चे मॉक्स को गलत तरीके से अटेम्प्ट करते हैं, बच्चे सोचते हैं कि नहीं इसमें मेरे को परफॉर्मेंस, रियल परफॉर्मेंस पता लगे, जबकि मॉक टेस्ट में ये परमुटेशन कॉम्बिनेशंस करके देखने होते हैं कि क्या आपके लिए सूट कर रहा है, आप स्किपिंग को कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, प्रेशर हैंडल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने भी देखा है, मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था तब आपके ही चैनल या फिर किसी और जगह पर मैं देखता था कि वो लोग मॉक टेस्ट को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते थे। सर मॉक टेस्ट आपके प्रिपरेशन का प्लेस है, वहाँ पर आप जितने सारे कॉम्बिनेशंस में आप एग्ज़ाम दे सकते हो, आप प्रैक्टिस कर लो, उसमें से आप जो बेस्ट है वो अपने आप से आप पिक कीजिए, फिर आप एग्ज़ाम में उस अप्रोच रखिए कि आपके लिए कौन सा अप्रोच बेस्ट है। सर बहुत सारे लोग ऑब्सेस्ड हो जाते हैं मॉक टेस्ट को लेकर, तो वो अपने आप से भूल जाते हैं कि वो सीजीएल देने जा रहे हैं, ना कि मॉक टेस्ट। अच्छा ये बताइए, एक बड़े मैं मजेदार सा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ बीच में, कि अब आप तो एक तरह से टॉपर बन ही चुके हैं, तो आपने जब मॉक टेस्ट कभी दिए होंगे आपने देखा होगा कि आपके उतने नंबर नहीं आ रहे, लेकिन हर मॉक टेस्ट का एक टॉपर जरूर रहता है जिसके हर मॉक टेस्ट में 200 में से 200 आ रहे होते हैं। तो उसको देख के डिमोटिवेशन नहीं होती थी, मतलब कि हर मॉक टेस्ट में एक ऐसा बंदा होता है जिसके 200 में से 200 आ रहे हैं, मतलब वो बंदे का आज तक पता ही नहीं लगा, ना उसके सिलेक्शन का पता लगा कि वो बंदा है कौन। सर उसे देखना ही नहीं है, आपको परसेंटाइल चेक करना है। अगर आप परसेंटाइल में 95% के ऊपर है तो आप ट्रैक में हो, या फिर 90% से भी अगर ज़्यादा हो आप परसेंटाइल में तो आप ट्रैक में हो। वो 200 में से 200 कौन ला रहा है, मुझे कैसे, मुझे तो एक पोस्ट चाहिए, मैं रैंक 1 लाऊं या फिर 1 to 1 जो मेरा रैंक है, उससे मुझे क्या, मुझे तो सिर्फ एक नौकरी चाहिए। मुझे मॉक टेस्ट में 200 में से 200 लाना नहीं है सर। मैंने पहले भी कहा है इसे कि मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन था मेरा डिमोटिवेशन। मुझे इस सिचुएशन से निकलना है सर, मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता था कि किसे कितना मार्क्स मिल रहा है। मेरे अगर 150-60 आ गए मैं खुश हो जाता था। जो क्वेश्चन नहीं होते हैं उसको मैं देखता था, उसको फिर अपने आप से प्रैक्टिस करता था, जो टॉपिक है उसको मैं फिर से प्रैक्टिस कर लेता था। ठीक है, ठीक है। बेसिकली ये यही बोलना चाह रहे हैं कि मॉक टेस्ट को लेके आपको बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन नहीं दिखाना। मुद्दे की बात ये है कि जो नहीं आता उसको सीख लो, जो आता है उससे स्कोर कर लो, क्योंकि अल्टीमेटली आपका दिन कैसा रहेगा पेपर के अंदर नो वन नोस। हो सकता है आप बहुत लकी इंसान हैं कि वो सब चीज़ें आ रही हैं जो आपके काम की हैं, तो एक के बाद एक के बाद एक सब करते जा रहे हो, और हो सकता है कि बहुत वर्स्ट दिन हो, लेकिन अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन कर रखी है तो वो वर्स्ट दिन भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपकी अंदर की तैयारी ऑलरेडी इतनी है। तो आप हो सकता है कि 2-4 नंबर पीछे हो जाएं अगर आपने प्रिपरेशन अच्छी कर रखी है, लेकिन आप कंप्लीटली लक के बेस पे भी नहीं जा सकते हैं। थोड़े 2 वर्ड कहना चाहूँगा सर। मेरे 2019 में मैं और मेरा एक दोनों देने गए थे, उसका पेपर में पहले वाला क्वेश्चन बहुत इजी थे, वो करीबन 1 घंटे में बहुत सारे क्वेश्चंस वो अटेम्प्ट कर चुका था, लेकिन जब हार्ड क्वेश्चंस आए वो स्किप नहीं कर पाया, वो करते गया सर, वो 76 या 78 में वो रुक गया। तो जब बाहर आया उसने कहा कि बहुत टफ पेपर है, ये है। मैंने कहा यार कुछ तो नहीं है, मेरे तो इतने मार्क्स आ गए थे। तो वो एक लूप में फंस गया था, स्किप नहीं कर पाया था वो। तो अगर आर्ट है आपको उसमें स्मार्ट बनना पड़ेगा। अच्छा, मैं लास्ट आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, उसके बाद हम इस कंप्लीट इंटरव्यू को वाइंड अप करेंगे। मैं आपसे आपकी सिर्फ वो मिस्टेक पूछना चाहता हूँ कि जिसकी वजह से आपकी प्रिपरेशन तो ठीक थी, लेकिन आपका सिलेक्शन एकदम लास्ट में जाके हो रहा है, मतलब कि 29 साल की उम्र में हो रहा है, जब लगभग आपके पास ज़्यादा टाइम रह ही नहीं गया था। आप देखिए, आप बिल्कुल
बाउंड्री पे थे, तो ऐसी क्या मिस्टेक रही कि अगर वो मिस्टेक आपसे ना होती तो आपका सिलेक्शन पहले ही हो जाता? सर मेरे पास और कोई चॉइस था ही नहीं। हम सब मीडियोकर घर के जो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ शिक्षा दी जाती है। तो मैं पढ़ाई पे अमल करता था, मैं और भी पढ़ाई अच्छे तरह से करता था। मैं ये सोचता था कि सर जो 190 या फिर 180 जो ला रहे 90% के ऊपर, अगर कोई ला रहा है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में या प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स में कोई टॉपर अगर ला रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ। मैं भी वो कंटेंट्स पा रहा हूँ जो वो पढ़ के गए थे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उनके पास भी है, मेरे पास भी है। तो व्हाट इज द डिफरेंस? तो डिफरेंस वही था कि वो पढ़ाई करते थे स्ट्रैटेजिकली। मैंने भी स्ट्रैटेजिकली पढ़ाई की, जो मुझे अच्छा लगा मैंने पढ़ा, जो नहीं अच्छा लगे उसे भी पढ़ा। लेकिन पढ़ाई में आपको हर वक्त रहना है। और सर सबसे बड़ी बात है, आपको रात की नींद पूरी करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रात की नींद पूरी करोगे तो आप बहुत फ्रेश रहोगे, एग्ज़ाम के दिन आप बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाओगे। बेसिकली इनका कहने का यही मतलब है कि आपको अपना शेड्यूल ज़रूर सही रखना है। कुछ लोग बोलते हैं कि 3 घंटे सो के ही हम सब कुछ कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा समय तक उसमें लंबी कंसिस्टेंसी नहीं शो कर पाएंगे। तो आपको बेसिकली अपने टाइम टेबल को ज़रूर सेट रखना है, खाना पीना प्रॉपर करना है, सोना प्रॉपर करना है, ताकि आप एक फ्रेश माइंड से कंसिस्टेंटली पढ़ पाएँ और डेली पढ़ पाएँ। ये नहीं कि किसी दिन तो पढ़ लिया और फिर 4 दिन तक पढ़ ही नहीं रहे हैं, सो रहे हैं। तो बेसिकली कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करके रखनी है। चलिए भास्कर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर। सर आपने कॉल किया है, क्या ही बताए, मैं तो खुद चाहता था कि आपसे बात करूं। सर वेरी 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 हैप्पी टू मैंने हैव यू एज ए मेंटोर। अगर आप नहीं होते, आपका कांटेक्ट नहीं होता, तो सर शायद मैं आज प्रिवेंटिव ऑफिसर हो नहीं पाता। बहुत सारे सर स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आपका वीडियोस देखना चाहता है, आपके वीडियोस देखता है। अगर वो अच्छी तरह से देखे, अगर पढ़े उसको, तो सर शायद ही उनका सिलेक्शन रुके। एक और चीज देखना गाइस कि जो कंटेंट के बारे में हम बता रहे हैं कि कंप्लीट यहाँ पे पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये देखिए आप, ये जो हमारी प्लेलिस्ट है ना कंप्लीट जीएस की। और ऐसे ही जब आप ये प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो एक 300 घंटे की प्लेलिस्ट भी मिलेगी, वो मैथ्स की है और ये कंप्लीट जीएस की। ये दोनों प्लेलिस्ट जब आप हमारे चैनल खोलते हैं तो यहाँ प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो दोनों आपको दिखाई दे जाएंगे, जिसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट हमने सारे का सारा कंटेंट आपको दे रखा है, जिससे बाहर कुछ आ ही नहीं सकता है। मुझे लगता है मैथ्स के अंदर तो ये मोर देन सफिशिएंट, और जीएस के अंदर हमने बहुत अलग अलग तरीके से एनिमेशन की हेल्प से, स्टोरीज की हेल्प से आपको बता रखा है। तो जो ये इसीलिए डाल रहा हूं ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट है हर उस स्टूडेंट तक पहुंच जाए जिसको सच में इसकी जरूरत है। और ये जो पीडीएफ्स है हमारी, ये प्रीमियम पीडीएफ्स है मैथ्स की, और ऐसे ही जीएस की प्रीमियम पीडीएफ्स हैं, जिसके बारे में मैंने डिस्क्रिप्शन में सारे का सारा डिटेल लिख दिया। अगर आप लेना चाहें तो वो ले सकते हैं, जाके चेक द डिस्क्रिप्शन। ज्यादातर आप खुद एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, जो इससे बात करके मुझे अच्छा लगता है। चलो, बहुत बहुत आपका शुक्रिया भास्कर। आई होप कि आगे आपको बहुत सारी सक्सेस मिले, और थैंक यू सो मच कि आपने हमारे स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया। वी विल बी इन टच। ओके गाइस, आई होप कि आपको भी अच्छा लगा होगा। आपके फिर भी कोई कमेंट्स होंगे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वी विल ट्राई टू गिव रिप्लाई। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।